Hello viewers, good morning to all of you. Now today I am discussing about partly exempted allowances. जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में बात किए थे टाइप्स ऑफ अलावेंसेस, उसमें से आज हम लोग पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कवर करेंगे। तो सबसे पहले पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस क्या होता है, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में बात किए थे कि वैसा अलाउंसेस जो कुछ अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होगा और कुछ अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। इस प्रकार की अलाउंसेस को आप पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब यहाँ बात ये उठती है कि कितना अमाउंट हमको टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा। तो पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में फर्स्ट अलाउंसेस जो है वो हाउस रेंट अलाउंसेस, इसको शॉर्ट में हम लोग HRA के नाम से जानते हैं। H स्टैंड फॉर हाउस, R स्टैंड फॉर रेंट एंड A स्टैंड फॉर अलाउंसेस। तो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को, यदि वह रेंट के मकान में रहता है तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है। अब जब यहाँ आपको एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया है तो यहाँ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, उसको आपको फाइंड करना है। इसके लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रूल बताया गया है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 शैल बी एग्जम्प्टेड। जो नीचे जो आपका 3 है उसमें से जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जम्प्टेड माना जाएगा, यानी माफ़ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है 40% ऑफ सैलरी का 40% आप यहाँ कैलकुलेट करके लिख दीजिए, और 50% ऑफ सैलरी, गेटिंग माई पॉइंट, 50 पॉइंट को ध्यान देना है। 50% जो आपका सैलरी है ये तब लगेगा जब मकान के किराए आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आपको 50% सैलरी का यूज करना है। बाकी जितने भी रेस्ट आपका सिटी है इन इंडिया वो आपका 40% ऑफ सैलरी का यूज करेंगे। क्लियर। महानगर की स्थिति में आपको 50% ऑफ सैलरी का यूज करना है और बाकी बाद रेस्ट आपको 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लोग फाइंड करके लिखेंगे ये पॉइंट में। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 आपका है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना हम मकान किराए को दे रहे हैं रेंट पेड लिख देंगे। लिखने के बाद आपको 10% ऑफ सैलरी रिकॉर्ड करेंगे। जो अमाउंट आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 जो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर HRA के लिए जो हम एक्चुअल अमाउंट रिसीव किए हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उस अमाउंट को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे।
इन तीनों में से आपको जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 40% ऑफ सैलरी, मान लीजिए सपोज कीजिए 10,000 आया, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, ये आपका 5,000 आया। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 7,000। इस प्रकार से आपका कैलकुलेट होकर फाइंड किए हैं। यहाँ पर सबसे जो आपका एग्जेम्प्ट होगा, सबसे लोवेस्ट अमाउंट जो 5,000 ये है, ये आपका एग्जेम्प्टेड होगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? तो 5,000 एग्जेम्प्ट हुआ। अब यहाँ बात होती कि आखिर टैक्सेबल कितना होगा, तो आपको रिसीव एम्प्लॉयर से कितना किए हैं 7,000, और आपका सबसे जो एग्जेम्प्ट हुआ है वो 5,000 है, तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 7,000 में से 5,000 आपको एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल इक्वल टू 2,000। क्लियर? नेक्स्ट जो है पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आखिर 40% ऑफ सैलरी फाइंड करेंगे कैसे। यहाँ हर आपको ध्यान में रखना होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी को फाइंड करने के लिए प्रत्येक स्टेजेज में सैलरी का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपको मीनिंग ऑफ सैलरी, सबसे पहले यहाँ बेसिक सैलरी देखिए, बेसिक सैलरी लेना होगा, डीए लेना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस अलाउंसेस। थर्ड आपका डीपी है, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। कमीशन की जो अगर परसेंटेज के आधार पर दिया हुआ है तब आपको कमीशन ऐड होगा, यदि अमाउंट के रूप में कमीशन दिया हुआ तो ऐड नहीं होगा। परसेंटेज जितना आपको दिया है और सेल्स दिया है उसके आधार पर जो फाइंड होगा वो परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको लिखना होगा। क्लियर? तो ये हो गया मीनिंग ऑफ सैलरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हाउस रेंट अलाउंसेस आपको समझ में आ गया, तो जो मेरा सेकेंड अलाउंसेस है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये भी आपको किससे रिसीव करते हैं हम लोग, एम्प्लॉयर से, मनोरंजन के लिए। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इसका भी रूल है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। आपको बोला जाता है कि जो 3 में से सबसे जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। 3 में से, और फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी जो अमाउंट आएगा वो आपको फाइंड करके यहाँ लिखना होगा। पॉइंट नंबर 2 जो है, मैक्सिमम अमाउंट दे दिया है 5,000। क्लियर? और जितना अमाउंट आप रिसीव किए सो। क्लियर? ये तीनों में से जो कम होगा वो अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में आपको घटाने के लिए मिलेगा। यहाँ पर यूज करना है कि सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? सैलरी इक्वल टू आपको सिर्फ बेसिक सैलरी का यूज करना है। बार बार हमने बता रहा है कि सैलरी का जो मीनिंग होगा प्रत्येक अलाउंसेस के लिए वो चेंज करता है। तो इस कंडीशन में आपको बेसिक सैलरी ओनली का यूज करना होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2, द होल अमाउंट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस शैल बी इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी। आपको बोलता है कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को ग्रोस सैलरी से ऊपर में, मतलब सबसे पहले आपको ऐड करना है। क्लियर? जब ऐड कर लिए ग्रोस सैलरी में, उसके बाद बोलता है देन डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 आफ्टर ग्रोस सैलरी। जब आप ग्रोस सैलरी आप फाइंड कर लिए उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगा 16 सब सेक्शन 2 में। लेकिन आपको ध्यान देना है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट
जो आपको एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपको यहाँ पर इस केसेस में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट मीन्स प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो उसको कभी भी आपको डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं दिया जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस में आपको दो कैटेगरी का अलाउंसेस की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो आपका है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको अलाउंस मिल रहा है। क्लियर? तो क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा ड्यूटी को और बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए? आपका उसमें से फर्स्ट है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कॉन्वीनियंस अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये सब आपको ड्यूटी को बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त नगद में जो राशि दिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ये सब अलाउंसेस। क्लियर? अब यहाँ बात है कि यहाँ पर जो अलाउंसेस आपको एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा तो ये पूरा का पूरा आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा आपका माफ़ नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू शैल बी एग्जेम्प्टेड। दो में से जो सबसे कम होगा वो आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अब वो दोनों क्या क्या है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है। क्लियर? जितना अमाउंट आप रिसीव्ड किए हैं सो। दूसरा आपका है अमाउंट स्पेंड, कितना अमाउंट खर्च किए। मान लीजिए एम्प्लॉयर से आपको 10,000 रिसीव किए हैं, स्पेंड खर्च हुआ है 8,000, तो आपका जो दोनों में से जो कम है वो एग्जेम्प्ट हुआ 8,000। तो टैक्सेबल आपका कितना निकल गया? 10,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 2,000 आपको टैक्सेबल होगा। क्लियर? ये था फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। आगे दूसरा जो अलाउंसेस है कैटेगरी में, टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए जो अलाउंसेस आपको मिलेगा वो है फर्स्ट चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त जो राशि नगद में दिया जाता है उसको हम लोग चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका फुल्ली का फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगा। बोलता है ₹100, गेटिंग माई पॉइंट, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड सेल बी एग्जेम्प्टेड। बोला जा रहा है कि 100 रुपया प्रति महीने प्रति बच्चे के हिसाब से मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए आपको एग्जेम्प्ट होगा। कितने बच्चे के लिए एग्जेम्प्ट होगा? मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। अगर 2 चाइल्ड से आपके ज़्यादा हैं तो वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। कहाँ तक एग्जेम्प्ट होगा? 100 रुपया प्रति मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड शैल बी एग्जेम्प्टेड। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, यदि बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है उसके लिए अगर एम्प्लॉयर के द्वारा
अलावेंसेस मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टल अलावेंसेस। तो हॉस्टल के स्थिति में बोलता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड सेल बी एग्जेम्प्टेड। 300 रुपया प्रति महीने प्रति बच्चे के हिसाब से मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए आपको एग्जेम्प्ट होगा। यदि ज़्यादा मिलता है, 2 बच्चे से ज़्यादा आप रिसीव करते तो वो आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो अलावेंस है और ट्राइबल एरिया अलावेंसेस। ट्राइबल मतलब पिछड़ा जो क्षेत्र है उस, ठीक है, उसको अगर अलावेंसेस दिया जाता है तो बोलता है ₹200 पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्टेड। तो 200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको एग्जेम्प्ट होगा। ट्राइबल एरिया अलावेंसेस यदि मिलता है तब 200 रुपये तक प्रति महीने के हिसाब से आपको एग्जेम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 5, हिल एरिया अलावेंसेस। हिल मतलब होता है कि यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त आपको जो राशि दिया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं हिल एरिया अलावेंसेस। तो हिल एरिया अलावेंसेस में आपको ध्यान देना होगा कि फ्रॉम ₹300 पर मंथ टू 7,000 पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्टेड। मतलब 300 रुपया से लेकर 7,000 रुपया तक आपको एग्जेम्प्ट होगा। अब बात यह कि 300 रुपया से लेकर 7,000 रुपया तक, इसका एक चार्ट दिया हुआ है जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। या तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी की चैप्टर को आप निकालिए और लास्ट पेज में चले जाएंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा कि किस किस परिस्थिति में 300 से लेकर 7,000 रुपये तक आपको अलाउंसेस मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट माय पॉइंट, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। अगर आप बॉर्डर एरिया में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा नगद में आपको सैलरी के अतिरिक्त में जो दिया जाएगा उसको बोलते हैं बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, रिमोट एरिया अलाउंसेस और डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस। तो उस स्थिति में आपको 200 रुपया से लेकर 1,300 रुपया पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्टेड। फिर वही कंडीशन है, 200 से लेकर 1,300 रुपये तक आपका एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर। अब फिर वही बात है कि 200 स्थिति में कब मिलेगा, 300, 400 इसी तरह करके आपको 1,300 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा। तो उसमें भी चार्ट में दिया हुआ है कि ए सेक्टर में अगर आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कुछ 200 है, कुछ जगह 300 है, इसी तरह करके आपको 1,300 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट जो अलावेंसेस है अंडरग्राउंड अलावेंसेस। ये अंडरग्राउंड अलावेंसेस वैसा अलावेंसेस होता है जो भूमि के अंदर व्यक्ति जो काम करते हैं उसको अलावेंसेस दिया जाता है। तो इस प्रकार की अलावेंसेस को अंडरग्राउंड अलावेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आपका है 800 पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्टेड। 800 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका अलावेंसेस है ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। ट्रांसपोर्ट डैट मीन्स यातायात भत्ता। तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस तभी मिलेगा होम से ऑफिस जाने के लिए या तो ऑफिस से होम आने के लिए, दोनों कंडीशन में आपको अलाउंसेस मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो इस स्थिति में ₹1,600 पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्टेड। फर्स्ट जो कंडीशन है 1,600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको एग्जेम्प्टेड होगा। दूसरा जो अलाउंसेस जो है वो आपका
3200 शैल बी एग्जेम्प्टेड। आपका है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है कंडीशन नंबर बी में है, वो 3200 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3200 रुपया पर मंथ तभी एग्जेम्प्ट होगा जब वो पर्सन जो एम्प्लॉय जो होगा फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा। उस स्थिति में 3200, और जब फिजिकल है हैंडीकैप नहीं है तो उस स्थिति में 1600 पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट जो है अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, या तो इसको बोलते हैं रनिंग अलाउंसेस। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी से अगर आपको अलाउंसेस आप रिसीव करते हैं तो उस स्थिति में दो में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। क्लियर। तो बोलता है 70% ऑफ सच अलाउंसेस, जो अलाउंसेस आप रिसीव किए हैं उसका 70% निकाल करके लिखिए यहाँ पे। दूसरा है ₹10,000 पर मंथ। आप जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डैट मीन्स 1,20,000 जो यहाँ आएगा। क्लियर। तो आपका दोनों में से जो कम होगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी का बाकी आपको फिर टैक्सेबल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल अलाउंसेस आप रिसीव किए हैं 8 लाख। क्लियर। तो 8 लाख का आपको 70% कितना होगा? 5,60,000। 5,60,000 जो आया, और दूसरा जो कंडीशन है 1,20,000, ये तो अंडरस्टूड है। दोनों में से जो कम है एग्जेम्प्टेड 1,20,000। क्लियर। तो बाकी फिर आपको टैक्सेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।